नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम लोग संक्षिप्त रूप में क्या लिखते हैं, DPSP। जब मैं संविधान का भाग बता रही थी तो बताई थी कि DPSP को कौन से भाग में रखा गया है, तो इसको रखा गया है भाग 4 में। कैसे याद रखे थे इसको? DPSP 4 लेटर का है तो भाग 4 में। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक का वर्णन है। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेदों में इसका उल्लेख है। ठीक, मौलिक अधिकार में कितना पढ़े थे? 12 से 35 तक। ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसको हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया? तो इसको लिया गया था आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया? तो उसने लिया था स्पेन से। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक मतलब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारतीय संविधान में राज्य की शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के साथ साथ क्या, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र के साथ कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक, ये किसी भी राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, जैसे मौलिक अधिकार बाध्यकारी था, ये बाध्यकारी नहीं है। राज्य इस पर कानून बना भी सकती है और नहीं भी बना सकती। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेदों में क्या बात कही गई है। ठीक, तो 36 में कहा गया है, इसमें बताया गया है राज्य की परिभाषा। जैसे मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 12 में हम लोग राज्य की परिभाषा पढ़े थे, वैसे ही इसके अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। 37 में क्या बोला गया है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये वाद योग नहीं है। ठीक है, 38 क्या बोलता है? 38 ये कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक, क्या बनाएगा? सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और जो योजना आयोग की स्थापना है वो भी अनुच्छेद 38 का ही प्रभाव है। किसका स्थापना? योजना आयोग का। ठीक है, 39 क्या बोलता है? समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन। यहाँ पर स्त्री पुरुषों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई एक कार्य है जिसको स्त्री भी कर रही है पुरुष भी कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि स्त्री को कम वेतन देंगे और पुरुषों को ज़्यादा वेतन देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। समान कार्य के लिए दोनों को समान वेतन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 जो है अनुच्छेद 39 का प्रभाव है। ठीक, इसके साथ ही एक अनुच्छेद है 39A। इसमें क्या कहा गया है? इसमें बोला गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। जैसे 39 में बोला था क्या, समान कार्य के लिए समान वेतन, वैसे 39A क्या बोलता है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। जैसे कि राज्य है वो ये सुनिश्चित करेगा कि वृद्धों के लिए, बच्चों के लिए व निसहाय के लिए निःशुल्क न्याय की व्यवस्था करेगा। जैसे कि निम्न तबके के लोग होते हैं वो कानून व्यवस्था में जब जाते हैं तो वो अपने लिए वकील भी नहीं कर सकते, तो राज्य का ये मतलब राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि उसको निःशुल्क रूप से विधिक सहायता मिले। ठीक है, फिर आता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में क्या बोला गया है? पंचायती राज का प्रावधान। क्या? पंचायती राज का प्रावधान मतलब जो इस हमारी बुनियादी इकाई है ग्राम, वहाँ पंचायतों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो गांधी जी का राम राज्य का सपना ही था कि
अगर देश का विकास करना है तो सबसे पहले किसका विकास होना चाहिए, तो गाँव का विकास होना चाहिए। ठीक है, तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज और नगरीय निकाय को संवैधानिक उपबंध किया गया था। ठीक, ये अनुच्छेद 40 का ही प्रभाव है। वैसे ही अनुच्छेद 41 क्या कहता है? अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है हमको। ठीक है, तो अनुच्छेद 41 के तहत ही वृद्धजनों और असहायों को पेंशन दिया जाता है, मतलब सामाजिक सहायता प्रदान की जाती है। ठीक, फिर अनुच्छेद 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 42 कहता है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। जैसे कि अगर कोई महिला है, वो किसी काम में कार्यरत है और यदि वह गर्भवती हो जाती है तो उसको प्रसूति सहायता दिया जाता है, मातृत्व अवकाश भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 43 क्या कहता है? अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, ठीक, जो मनरेगा है, इसमें काम पाने का अधिकार, ये सब अनुच्छेद 43 के अंतर्गत ही आता है। ठीक, फिर एक आता है 43A। 43A क्या कहता है? सहभागी प्रबंधन। किसी भी संगठन के कर्मचारियों की प्रबंधन में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ये जोड़ा गया संविधान में। ठीक है, फिर आता है अनुच्छेद 44 44। ठीक, 2 बार आया, 4, वैसे इसमें क्या आएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड, CC 2 बार आएगा, वैसे ही 4 4 2 बार आया तो इसको याद रख सकते हैं। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ठीक, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा राज्य। ठीक है, अभी तक गोवा में एक समान सिविल संहिता लागू है। ठीक है, कहाँ लागू है? तो गोवा में लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक, अनुच्छेद 45 कहता है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। राज्य सभी बच्चों के लिए तब तक शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करेगा जब तक कि वह 6 वर्ष की आयु का नहीं हो जाता। तो 6 वर्ष के बाद शिक्षा का अधिकार किस में आएगा? तो वो हम लोग मौलिक अधिकार में पढ़े थे ना, 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्यता शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक, तो वही, तो 6 वर्ष से नीचे तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस में आएगा? अनुच्छेद 45 में आएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 क्या कहता है कि ST, SC, OBC और किसी दुर्बल वर्गों को शैक्षणिक व आर्थिक सहायता प्रदान करना। जो स्कूल कॉलेजेस में हमें स्कॉलरशिप मिलता है ना, वो इस अनुच्छेद 46 के तहत ही मिलता है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 47 क्या बोलता है? पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य व सुधार करने का कर्तव्य किसका होगा? राज्य का होगा। जो मादक पेय पदार्थ होते हैं और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, उसको प्रतिषेध करने का भी प्रयास करेगा राज्य। ठीक, अनुच्छेद 47 के तहत। 48 क्या बोलता है? कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन का संगठन, चूँकि हमारा भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है, तो वहाँ कृषि का देखभाल करना, पशुओं के स्वास्थ्य का देखभाल करना, ये ज़रूरी है ना। तो अनुच्छेद 48 क्या बोलता है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन। गौवध का भी निषेध करता है, पशुपालन के अंतर्गत है। ठीक है, उसमें ये भी कहा गया कि किसी भी दुधारू पशुओं की हत्या नहीं की जाएगी। ठीक, फिर उसी प्रकार अनुच्छेद 48A क्या कहता है? ठीक, वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण का संवर्धन। ठीक, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वो अनुच्छेद 48A का ही प्रभाव है। फिर उसी प्रकार अनुच्छेद 49 ये क्या कहता है? ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करना। जैसे हमारे राष्ट्रीय महत्व के बहुत सारे ऐसे स्मारक है जिनको संरक्षित करने की आवश्यकता है, जैसे कि लाल किला, ताजमहल, ये सब हमारे एक धरोहर के रूप में, हम इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक, तो राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो उनके संरक्षण के लिए कार्य करे। ठीक, तो अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में शक्तियों का पृथक्करण। अगर हमको कोई भी चीज़ बांटना होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? 50-50 करेंगे। क्या करेंगे? 50-50 करेंगे। तो उसी प्रकार कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों में शक्तियों का पृथक्करण करना है। ठीक, मतलब शक्तियों को आधा आधा बांटना है। ठीक, अनुच्छेद 51 ये बोलता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए प्रबंध करेगा। ठीक, तो ये था राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद। तो आगे हम प्रश्न देखते हैं कि
क्या कहता है। ठीक, तो हमारा पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है बोल रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। पहला है कृषि और पशुपालन संगठन। हाँ, तो ये तो शामिल है अनुच्छेद 48 के तहत। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना तथा उसे अक्षुण्ण रखना, तो ये तो हमारा मौलिक कर्तव्य हो गया। तो डीपीएसपी में आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा तथा हिंसा से दूर रहना, तो ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है, इसमें नहीं आएगा। मौलिक कर्तव्य हम लोग आगे वाले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, तो ये भी देखे थे 48A के तहत। ठीक, ये डीपीएसपी में आता है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों व स्थानों का संरक्षण, तो ये भी मैंने आपको बताया, ये आता है 49 में। ठीक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, नहीं, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 4 और 5। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, क्या बोल रहा है? उद्देश्य नहीं है बोल रहा है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो ये तो है। सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, ये भी है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये भी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, ये भी है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, नहीं, ये नहीं है, क्योंकि हमारा भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मतलब यहाँ हमारे देश का कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है, सभी धर्म को यहाँ समान रूप से सम्मान दिया जाता है। सर्वधर्म समभाव की भावना यहाँ हमारे देश में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। ठीक, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? तो अभी पढ़े थे कि डीपीएसपी में उसका उल्लेख है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51 के तहत क्या बोला है? राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रयास करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का राज्य कदम उठाएगा? तो ये बोलता है अनुच्छेद 50 में। मैंने बोला था ना, शक्तियाँ पृथक पृथक करना है, मतलब 50-50 करना है, आधा आधा बांटना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 50 आ जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अपने लोगों का पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य प्राथमिक कर्तव्य माना है? तो ये आएगा अनुच्छेद 47। ठीक, अनुच्छेद 47 में ही पोषाहार के बारे में बात किया गया है। 44 क्या कहता है? एक समान सिविल संहिता। 45 बोलता है प्राथमिक शिक्षा और देखभाल, लेकिन 6 वर्ष से नीचे के बच्चों को। 46 बोलता है शैक्षणिक और आर्थिक सहायता, जो हमको स्कॉलरशिप मिलता है वो इसी के तहत मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6वां, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? सम्मिलित है बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। राज्य के लिए समान नागरिक संहिता, तो ये सम्मिलित है। ठीक, राज्य की अखंडता, एकता और संप्रभुता की रक्षा करना, उसे बनाए रखना, नहीं, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक, औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, तो ये तो पढ़े थे हम लोग। ठीक, 39 में, 39A में। ठीक, और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। कृषि और पशुपालन का संगठन, तो ये डीपीएसपी में आता है अनुच्छेद 48 के तहत, मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में समान सिविल संहिता की बात की गई है? तो अभी पढ़े डीपीएसपी में की गई है इसकी बात, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 40वां का संबंध है किससे? तो 40 का किससे? पंचायती राज से। गांधी जी के राम राज्य का सपना, पंचायतों का स्थापना किस में है? अनुच्छेद 40 में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में वर्णित है? तो डीपीएसपी भाग 4 में। ठीक, ऑप्शन डी। 10वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान शामिल किया गया है? तो कर्मकारों का भागीदारी अनुच्छेद 43A में किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्यारहवां प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान के किस भाग में है?
तो किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन किया गया है। ठीक है। प्रश्न 12 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसको कहाँ से लिया गया है? मैंने बताया था आपको, आयरलैंड से लिया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आगे प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के भारतीय संविधान के किस भाग में सुनिश्चित किया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग है। ठीक है। अनुच्छेद 39 के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है तथा स्त्री एवं पुरुषों दोनों को रोजगार की समानता का अवसर दिया गया है। ठीक है। अधोलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? क्या बोल रहे हैं? नहीं जोड़ा गया। ठीक है। तो शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा नहीं, ये नहीं है। समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह अनुच्छेद 39 से, तो ये इसको बाद में जोड़ा गया था। समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 ये पहले से था। ठीक है। तो नहीं जोड़ा गया में क्या आएगा? ऑप्शन सी। ठीक है। देख लेते हैं आगे प्रश्न 15वां, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के कौन से अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है? तो इसमें आएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में क्या है? पंचायती राज वाला। अनुच्छेद 43 बी और 46 क्या बोलता है? पंचायती राज। 43 क्या बोलता है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। 43 ए क्या बोलता है? सहभागी प्रबंधन। और 46 क्या बोलता है? कि कुछ विशेष वर्गों के लिए शैक्षणिक आर्थिक सहायता। ठीक। 16वां प्रश्न है, भारत के कौन सा एकमात्र राज्य है जहां समान सिविल संहिता लागू है? तो मैंने बताया था गोवा में लागू है। कहाँ लागू है? गोवा में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका शक्ति से पृथक करता है? तो अनुच्छेद 50। 50-50 करना है शक्तियों को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है? तो किसके तहत प्रदान की जाती है? अनुच्छेद 39 ए के तहत। ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ प्रतिस्थापित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक। 20वां प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों की संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक है। वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। गलत। मैंने आपको अनुच्छेद 37 के तहत बताया था कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है। दूसरा है, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। ये सही है। इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो ये भी सही है, मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो ये किसका उल्लंघन करता है? डीपीएसपी का, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है। ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक। तो अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि शक्तियों का पृथक्करण मैंने क्या बताया था? शक्ति को 50-50 करना है ना? तो ये अनुच्छेद 50 में आ जाएगा ना। 39 ए में क्या है? सामान्य एवं निःशुल्क विधिक सहायता। 40 में है ग्राम पंचायतों का गठन और 44 में है समान नागरिक संहिता। ठीक है। 23वां प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही क्या है? तो क्या सही है देखते हैं। यह नैतिक आदर्श के रूप में महत्वपूर्ण है। यह संविधान की व्याख्या में सहायक है। यह शासन के मूल्यांकन का आधार है। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका ये तीनों जो है वो डीपीएसपी के विषय में सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है। अंतिम प्रश्न है, सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार के विषय में सही क्या है? ठीक है। यह एक मूल अधिकार है, यह एक कानूनी अधिकार है, यह एक नैतिक अधिकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हड़ताल करने का अधिकार हमें कहीं भी नहीं दिया गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या आएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, वो मूल संविधान में नहीं थे। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही आंसर। और इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे ही ऐसे पॉलिटी के प्रश्न देखने के लिए बने रहिए योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ। धन्यवाद।